ओके। आज की क्लास में हम अगेन जो लास्ट क्लास की थी उसी को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था जो हेल्थ इंडिकेटर्स हैं वो हेल्थ के लेवल को बताते हैं हमारी कम्युनिटी के या इंडिविजुअल के, ठीक है। तो उसमें हमने बेसिकली दो टाइप के इंडिकेटर्स पढ़ लिए थे। कौन कौन से? मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स एंड मॉर्बिडिटी इंडिकेटर्स, ठीक है। अच्छा, इनके अलावा कुछ और इंडिकेटर्स हैं, वो जो मेन एग्जाम में आने वाले वो मोस्ट इंपॉर्टेंट दो हैं। इसके अलावा डिसेबिलिटी इंडिकेटर्स भी हो सकते हैं, इनके बारे में अपने को जानकारी होनी चाहिए कि और कौन कौन से होंगे। तो डिसेबिलिटी का जैसे आप लोग मतलब समझते हैं कि अपंगता, मतलब कोई काम नहीं कर पाना, ठीक है ना। और ये काम नहीं कर पाने के कई तरीके होते हैं, उसी को ही हम डिसेबिलिटी इंडिकेटर के रूप में स्टडी करेंगे। तो बेसिकली डिसेबिलिटी को हम दो टाइप से डिवाइड करते हैं इंडिकेटर के रूप में, इवेंट टाइप डिसेबिलिटी इंडिकेटर एंड पर्सन टाइप डिसेबिलिटी इंडिकेटर, ठीक है। तो इवेंट टाइप का मतलब है कि किस टाइप का वो घटना हो रही है जिससे हमें डिसेबिलिटी दिख रही है, और पर्सन टाइप में वो इंडिविजुअल की होगी कि वो किस टाइप की डिसेबिलिटी शो कर रहा है। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि जो इवेंट टाइप इंडिकेटर है उसमें है नंबर 1 नंबर ऑफ डेज ऑफ रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी, ठीक है। कि इसमें पूरा परमानेंट डिसेबिलिटी नहीं है, बट किसी बीमारी से कुछ दिन के लिए नंबर ऑफ डेज वो एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है। जैसे बेड रेस्ट हो गया उसका, तो ना तो वो काम पे जाएगा ना कोई और काम करेगा, तो वो रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी है, मान लो 3 डेज की या 4 डेज की, ठीक है। तो वो उसकी इवेंट टाइप इंडिकेटर होगा किसी भी बीमारी से संबंधित। जैसे मान लो एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि जैसे डायरिया हुआ, तो डायरिया में रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी हो सकता है 1 दिन की हो या 2 दिन की हो, ठीक है। बट अगर मान लो कोई सर्जरी हो गई तो इसकी जो डिसेबिलिटी है वो लंबी होगी, 10-15 दिन की हो सकती है, ठीक है। तो ये इवेंट टाइप डिसेबिलिटी होती है जो इवेंट के बेस पे होगी, डिजीज़ के बेस पे होगी, ठीक है ना। और कई बार परमानेंट भी हो सकती है। इसी से रिलेटेड एक है हमारी बेड डिसेबिलिटी डेज। बेड डिसेबिलिटी डेज मतलब कि कितने दिन वो ऑन बेड रहा, ठीक है ना। यानी इतनी रिस्ट्रिक्ट हो गई एक्टिविटी कि वो बेड से भी नहीं उठ पा रहा है, ठीक है। जैसे डायरिया वाली अगर डिसेबिलिटी है तो हो सकता है वो काम नहीं कर पा रहा बट अपनी डेली रूटीन एक्टिविटी कर रहा है, उठ के टॉयलेट जा रहा है, आ रहा है। बट इस वाली में बेड से नहीं उठ पा रहा, तो इतने दिन वो बेड पे रहा, वो उसकी बेड डिसेबिलिटी रेट हो जाएगी नंबर ऑफ डेज, कितने दिन का, है ना। इसी प्रकार एक डिसेबिलिटी होती है वर्क लॉस डेज। वर्क लॉस डेज मतलब वो अगर कोई काम पर जा रहा है या जॉब करता है या स्कूल जाता है कोई बच्चा, तो कितने दिन एब्सेंट रहा बीमारी के कारण, प्रॉब्लम के कारण, तो वो उसका रह जाएगा वर्क लॉस डेज, ठीक है ना। आ सकता है बिल्कुल, किसी भी टाइप की डिजीज जिसमें वो बेड से नहीं उठ पा रहा, चाहे वो फ्रैक्चर है, सर्जरी है, या कोई ऐसी बीमारी हो गई जिसमें वो नहीं चल पा रहा। एक जीबी सिंड्रोम आजकल काफ़ी फैल रहा है साउथ की तरफ, सुना है जीबी सिंड्रोम? उसमें टेम्परेरी कुछ समय के लिए पैरालिसिस टाइप हो जाता है, ठीक है ना। तो उस समय भी वो नहीं उठ पाएगा, बट ठीक हो सकता है बाद में, है ना। तो ये हो जाएंगी नंबर ऑफ डेज ऑफ इवेंट टाइप डिसेबिलिटीज़। और पर्सन टाइप इंडिकेटर क्या होगा? पर्सन टाइप में ये होगा कि है तो डिसेबिलिटी उसी प्रकार की, बट पर्सन टू पर्सन वेरी करेंगी डिपेंडिंग अपॉन डिजीज। जैसे एक आदमी डायरिया से 3 दिन एब्सेंट हो सकता है और एक हो सकता है 1 दिन में ही ठीक हो जाए, ठीक है ना। तो वो अलग अलग, डिजीज सेम है, आदमी एक ही है, और इवेंट टाइप में आदमी एक ही है पर इवेंट के अलग इवेंट से या अलग बीमारी से अलग नंबर ऑफ डेज डिसेबिलिटी उसको होती है, ठीक है। तो ये जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग करने के लिए है, अदरवाइज इसके जो क्वेश्चंस है वो एग्जाम में नहीं आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर, ठीक है। ये कई बार पूछ भी लेते हैं शॉर्ट नोट में। न्यूट्रिशनल इंडिकेटर्स वो होंगे जो न्यूट्रिशन से संबंधित कंडीशन को शो करेंगे, ठीक है ना। है एक बार के डाटा ही कौन कौन से हो सकते हैं? नंबर 1 है एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स ऑफ प्री स्कूल चिल्ड्रन
हाइट, वेट एंड मिड आर्म सरकमफ्रेंस, है ना। ये हमारे पास आते हैं जैसे बच्चे, अगर आपको उसका न्यूट्रिशन स्टेटस निकालना है तो आप क्या करते हैं, मिड आर्म सरकमफ्रेंस लेते हैं कि यहाँ की मसल्स कितनी है, हाइट वेट ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या शो करेंगे, न्यूट्रिशनल स्टेटस। अगर प्रोटीन लेवल अच्छा ले रहा है, हेल्दी बच्चा है तो ये बढ़े हुए होंगे, बिल्कुल मरासमस वाला बच्चा है तो ये कम होंगे, प्रोग्रेस ही नहीं हो पा रही होगी मसल्स की। तो ये क्या होंगे, ये एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स होते हैं और ये आते हैं न्यूट्रिशन स्टेटस इंडिकेटर के अंदर, ठीक है। हाइट हो गया, वेट हो गया। इसी प्रकार प्रिवेलेंस रेट ऑफ लो बर्थ वेट। लो बर्थ वेट आपकी कम्युनिटी में कितने लोगों को आ रहा है, ठीक है ना। अगर मान लो एक बच्चा आया, बाकी सारे नॉर्मल आ रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट लगातार हर दूसरी तीसरी डिलीवरी में एक लो बर्थ आ रहा है तो फिर आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि कुछ न कुछ प्रॉब्लम है, या तो प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम है या वहाँ के न्यूट्रिशन में ओवरऑल प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है ना। तो ये प्रिवेलेंस कहलाएगा कि टोटल एक महीने में या एक साल में टोटल कितने बच्चे लो बर्थ वेट वाले आए। नंबर ज़्यादा हुआ तो रिस्क है, कम है तो नॉर्मल मान सकते हैं ना। तो ये क्या रहेगा, प्रिवेलेंस ऑफ लो बर्थ वेट बेबीज, ठीक है ना। और लो बर्थ वेट बेबी आपको पता ही है, 2.5 किलो से कम होगा तो उसको हम लो बर्थ मानेंगे। ये हो गया न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर्स, ठीक है ना। हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर जैसा हमने उसमें भी पढ़ा था पहले डिटर्मिनेंट्स में कि सर्विसेज कितनी अवेलेबल हैं, हेल्थ सर्विसेज, वो इंडिकेटर्स बताएंगे। तो इसमें हम कुछ एग्जांपल दे सकते हैं कि डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो, ये रेशियो आएगा कि 10,000 की पॉपुलेशन पे एक डॉक्टर है या 5,000 की पॉपुलेशन पे एक डॉक्टर है। अगर एक कम्युनिटी में 5,000 पे एक डॉक्टर है तो इसका मतलब वहाँ सर्विसेज बेटर हैं बजाय 10,000 वाले पे, क्योंकि अगर 10,000 वाला होगा तो लाइन लगेगी और हो सकता है एक दिन में वो सारे मरीजों को देख भी ना पाए, ठीक है। तो डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो, हाँ हाँ, तो वो हाँ, तो जितना ये रेशियो ज़्यादा होगा, ठीक है ना, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन में होगा उतना ही हम ये मान के चलेंगे कि वहाँ की सर्विसेज बेटर नहीं होगी, है ना। और जितना ये कम होगा, नीचे वाले कम होंगे, वो बेटर होगा। अगर मान लो 5,000 पे अगर एक डॉक्टर है, 20,000 पे एक डॉक्टर है तो अच्छा माना जाता है ना। अच्छा, दूसरा डॉक्टर नर्स रेशियो। अब डॉक्टर नर्स रेशियो नॉर्मली हम कम्युनिटी के लिए नहीं लेते हैं, ये हम लेते हैं हॉस्पिटल के लिए कि एक डॉक्टर के साथ कितने नर्सेज लगी हुई हैं तो बेटर सर्विसेज दे पाएंगे। अगर नर्सेज कम है, क्योंकि डॉक्टर को बेसिकली क्या करना है, प्रेस्क्राइब करना है, पेशेंट को देखना है, बाकी मेन जो इम्प्लीमेंट करना है वो नर्स को करना है, उसमें टाइम भी लगता है, ठीक है ना। तो उसके पे भी डिपेंड करेगा कि सर्विसेज कितनी अच्छी जा रही हैं। ये रेशियो भी जितना ज़्यादा होगा उतना बेटर होगा। एक आता है पॉपुलेशन बेड रेशियो, ठीक है ना। पॉपुलेशन बेड रेशियो भी हेल्थ सर्विसेज से संबंधित है कि टोटल ओवरऑल पॉपुलेशन पे हॉस्पिटल में कितने बेड्स अवेलेबल है, ठीक है। अगर हॉस्पिटल बड़ा है, बेड्स ज़्यादा हैं, पॉपुलेशन कम है तो ज़रूरत पड़ने पर सभी को हम बेटर सर्विसेज दे पाएंगे। अगर बेड्स कम है, छोटा हॉस्पिटल है तो सर्विसेज पूरी नहीं मिलेगी, ठीक है ना। बहुत सारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं उसमें आप देखते ही होंगे कि एक एक बेड पे 2-2 पेशेंट लेटे हुए हैं तो सर्विसेज प्रॉपर नहीं मिल पाती है, ठीक है। तो इस पे भी ये भी एक बार का इंडिकेटर है कि आपकी उस सोसाइटी या उस एरिया की सर्विसेज कितनी अच्छी चल रही है। इसी प्रकार एक आता है पॉपुलेशन पर हेल्थ सब सेंटर, ये कम्युनिटी के लिए आ गया। सब सेंटर PHC जो रूरल एरिया वाली हैं, तो टोटल पॉपुलेशन में कितने सेंटर, जैसे अभी आप लोग जो आइडियल था वो कितना था, कुछ याद है, एक सब सेंटर पे कितनी पॉपुलेशन पे होना चाहिए। वैसे मैं आपको अलग से ये चैप्टर में करवाऊंगा अभी, बट अभी आपको कितना मालूम है, एक सब सेंटर 10,000 है ना। ऐसा नहीं है, जो आइडियल है वो ये कहता है कि एक सब सेंटर 3,000 पे होना चाहिए, 3 से 5,000 पर एक सब सेंटर होना चाहिए। हाँ, वो 20,000 भी है कई जगह। हाँ, तो इसका मतलब जितनी ज़्यादा होगी उतना ही हेल्थ सर्विसेज में प्रॉब्लम आएगी। हाँ हाँ, उनमें हो सकता है, बिल्कुल। हाँ, जैसे हमारा पास होगा एक आप ये लगा लो, ये सरकार ही ले लो, बस इतने से मतलब हमारा बिल्कुल। तो पर इसमें है कि बर्डन तो बढ़ेगा, जितनी पॉपुलेशन होगी उसमें स्टाफ पे बर्डन तो आएगा, है ना। इसलिए ये कहते हैं कि आइडियल अगर हो,
प्रॉपर सर्विस दे रही हूँ। एक मैं 50 को दे रहे हो, और फर्क तो 10 पड़ेगा ही। तो लगाऊंगी, लगाऊंगी घटाऊंगी, मैं कितनी सर्विस तो इसीलिए कि ये जब शुरू में अपना सब सेंटर पीएचसी का जो कॉन्सेप्ट आया था उसमें यही बताया गया था कि अगर हमें बहुत अच्छी सर्विसेज देनी है तो 3 से 5 हज़ार का ही रखना चाहिए। जो जैसे आपने बताया गाँवों का या सुदूर नॉर्थ ईस्ट का जो पहाड़ी वाला एरिया है वहाँ पर 3,000 पे कर दो, तो बाकी शहरी एरिया के पास या कस्बे में वहाँ 5,000 पे कर दो, तो बहुत अच्छी सर्विसेज दे पाएंगे। बट वो कई जगह पॉसिबल होता नहीं है, पॉपुलेशन ज़्यादा है। यहाँ तो कई जगह तो हमने जैसे डिस्कस करते हैं तो पता लगता है 40-40 हज़ार तक एक हाँ तो कितना, पर आपका फिर वो अपग्रेडेड होगा ना, पॉलीक्लिनिक होगा, पॉलीक्लिनिक का तो बड़ा होगा, वो हम आगे देखेंगे। तो वो ज़्यादा है, इतना नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ ये शो करता है कि ये इंडिकेटर है कि आपके एरिया की हेल्थ कितनी हो गई है ना, ठीक है। वही तो जितना पॉपुलेशन ज़्यादा होगी पर सेंटर पे तो सर्विसेज तो फिर प्रभावित होंगी। जैसे नेक्स्ट एक इंडिकेटर आता है पॉपुलेशन पर ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट। ये भी एक मानते हैं कि एक मतलब 1,000 की आबादी है तो उस पर कितना ट्रेंड बर्थ अटेंडेंट है। बर्थ अटेंडेंट मतलब जो डिलीवरी करा सके, ठीक है ना। हाँ जैसे कोसिला का वहाँ की तो 15 और नॉर्मली पहले हमारा जो क्लस्टर एरिया था वो एक्चुअली ये जो बर्थ अटेंडेंट है ना ये वैसे पॉपुलेशन पे नहीं निकालते हैं, ये निकालते हैं कि नॉर्मली एएनसी कितनी आती है। क्योंकि पोस्ट एरिया में मान के चलते हैं एएनसी कम आएगी, बर्थ रेट वहाँ का कम होगा, पर जहाँ का बर्थ रेट 30 है, बर्थ रेट पे होगा 15% भी तो जोड़ेंगे ना, जब निकलेगा हमारी एएनसी टोटल कितनी है, उन मतलब अबॉर्शन भी माइनस बिल्कुल। हाँ तो वो डिपेंड वही करेगा कि कितना बर्थ अटेंडेंट अवेलेबल रहेगा डिलीवरी करवाने के लिए। तो ये भी अगेन वही है कि जितनी कम होगी उतना सर्विसेज बेटर होगी, जितना ज़्यादा होगा उतना सर्विसेज तो प्रभावित होंगी, क्योंकि हो सकता है एट ए टाइम 2 जगह 3 जगह डिलीवरी हो, है ना। तो ये भी हेल्थ सर्विस इंडिकेटर्स कहलाएंगे। अच्छा, इसके अलावा नॉर्मली वैसे तो पूछते नहीं है, ये जो रिसर्चर्स वगैरह हैं उनके लिए ज़रूरत होती है कि यूटिलाइजेशन रेट इंडिकेटर भी होती है, ठीक है ना। यूटिलाइजेशन इंडिकेटर रेट मतलब क्या होंगे कि इसमें सर्विसेज तो अवेलेबल हैं बट जो बेनिफिशियरी है वो कितना अवेल करते हैं, कितना उसका यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। बहुत सारी जगह ऐसे देखा होगा कि खाली पड़े हैं सेंटर, कोई पेशेंट आ ही नहीं रहा, ठीक है ना। तो वो कहलाएगा यूटिलाइजेशन रेट रेशो। कई जगह हॉस्पिटल बना हुआ है, बेड्स खाली पड़े हैं, पेशेंट उनका यूज़ ही नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो वो क्या कहलाएगा, यूटिलाइजेशन रेट इंडिकेटर्स, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि प्रोपोर्शन ऑफ इन्फेंट हु आर फुल्ली इम्यूनाइज्ड अगेंस्ट कम्युनिकेबल डिजीज, जो इम्यूनाइजेशन वाला है वो इसी में आएगा, क्योंकि नॉर्मली हमारे पास वैक्सीन फुल होते हैं, ठीक है ना, बट फिर भी 100% इम्यूनाइजेशन नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि यूटिलाइजेशन नहीं है, पॉपुलेशन इतनी मोटिवेटेड नहीं है कि वो आके अपने आप लगवाए, तो इसलिए नहीं हो पाता है। इसी प्रकार एक है कि प्रोपोर्शन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन हु रिसीव एंटीनेटल केयर एंड हैव देयर डिलीवरी सुपरवाइज्ड बाय ट्रेन्ड बर्थ अटेंडेंट, ठीक है ना। तो हमारे पास बर्थ अटेंडेंट भी हैं, हेल्थ सेंटर्स भी हैं जहाँ हम एएनसी देंगे, बट फिर भी 100% एएनसी रजिस्टर्ड नहीं हो पाती हैं, दे आर नॉट गेटिंग सर्विसेज फ्रॉम आवर सेंटर, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाएगा, अगेन यूटिलाइजेशन रेट डाउन जा रहा है ना। इसी प्रकार परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन यूजिंग वेरियस मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग के साथ भी ऐसा ही है, हमारे पास फैमिली प्लानिंग मेथड्स की कभी कोई कमी नहीं रहती, फुल सप्लाई होती है, बट यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा, ठीक है ना, कितना भी समझाने के बावजूद। तो ये यूटिलाइजेशन रेट इंडिकेटर होंगे जो इन चीज़ों पे आते हैं। इसी प्रकार बेड ऑक्यूपेंसी रेट, मैंने आपको बताया था कि बेड्स अवेलेबल हैं बट पेशेंट तो है बट वो सर्विसेज ले नहीं रही है ना। अच्छा, एवरेज लेंथ ऑफ स्टे, हॉस्पिटल में एवरेज लेंथ कितनी है स्टे की किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए, तो वो भी हम निकालते हैं रिसर्च के लिए। और बेड टर्नओवर रेशो, बेड टर्नओवर रेशो भी ये कहता है कि एक बेड पर किसी बीमारी के कितने पेशेंट एक महीने में आ रहे हैं, बेड टर्नओवर रेशो कहता है। तो ये होंगे यूटिलाइजेशन रेट इंडिकेटर्स। अच्छा, उसके बाद
और अगर आगे हम चलें अदर्स में तो कुछ आते हैं सोशल एंड मेंटल हेल्थ इंडिकेटर्स। ठीक है, सोशल एंड मेंटल हेल्थ इंडिकेटर्स क्या होंगे? दीज इंक्लूड सोशल क्राइम रेट। ठीक है ना, समाज में क्राइम कितना बढ़ा हुआ है, जैसे सुसाइड रेट, होमिसाइड रेट। होमिसाइड क्या होता है? होमिसाइड का मतलब होता है कि किसी दूसरे को मारना। सुसाइड खुद को मारना, होमिसाइड किसी दूसरे को मारना। तो ये भी क्राइम रेट है। तो ये जितना ज़्यादा होगा तो इसका मतलब वो हेल्थ सर्विसेज वहाँ की प्रॉपर नहीं है, ये मान के चलते हैं। और वो इंडिकेटर कौन सा कहलाएगा? सोशल इंडिकेटर है, समाज में क्राइम रेट बढ़ रहा है। ठीक है ना। इसी प्रकार वायोलेंस ऑफ अदर क्राइम, ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। ठीक है ना, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी क्या है? ये भी एक प्रकार का सोशल इंडिकेटर में आता है। कोई आइडिया? जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, बाल अपराध, जो छोटे बच्चे अपराध करते हैं, पिक पॉकेटिंग, चोरी करना, ड्रग्स लेना, है ना, तो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी में आता है। तो ये भी एक प्रकार का सोशल इंडिकेटर है कि वहाँ का प्रोग्रेस अच्छा है या नहीं है। ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा फैमिली वायोलेंस, परिवार में जो झगड़े होते हैं, बेटर्ड बेबी एंड बेटर्ड वाइफ सिंड्रोम। ठीक है ना, बेटर्ड का मतलब होता है कि उसको जो प्रॉपर जो केयर या जो रेस्पेक्ट मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा, छोड़ देना उसको, है ना। तो ये चीज़ें आएगी, बच्चों को छोड़ देना, वाइफ को छोड़ देना। एंड नेग्लेक्टेड एंड एबंडेंट यूथ इन द नेबरहुड। ठीक है, जो यूथ है, जो जिनका कोई घर नहीं है, बाहर रह रहे हैं, तो वो उस पावर का, यूथ पावर का नेगेटिव यूज हो जाता है, तो वो क्राइम में ही जाएंगे। ठीक है, तो ये कहलाएंगे सोशल इंडिकेटर्स, कि उनका नंबर कितना है। ठीक है, दीज सोशल इंडिकेटर्स प्रोवाइड ए गाइड टू सोशल एक्शन फॉर इम्प्रूविंग द हेल्थ ऑफ पीपल। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली हेल्थ पे भी प्रभाव डालेगा। तो अगर कुछ सोशल एक्टिविटी ऐसी की जाए जिससे उन लोगों को मुख्य धारा में शामिल किया जा सके, तो अल्टीमेटली हम स्वास्थ्य को भी अपग्रेड करने में सक्षम होंगे। ठीक है ना। तो ये हो गए सोशल एंड मेंटल हेल्थ इंडिकेटर्स। उसके बाद आते हैं एनवायरमेंटल इंडिकेटर्स। ठीक है, एनवायरमेंटल इंडिकेटर्स क्या होंगे? वही एनवायरमेंटल जो पॉल्यूशंस है, चाहे वो AQI है, जैसे AQI ज़्यादा है तो इसका मतलब हेल्थ डाउन हो सकती है। पानी में जो अशुद्धियाँ हैं वो ज़्यादा हैं तो इसका मतलब वहाँ का स्वास्थ्य डाउन होगा। ठीक है ना। तो एयर, वाटर, सॉइल, किसी भी टाइप का पोल्यूशन लेवल हाई है तो वो हेल्थ को डाउन करेगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे? ये भी कहलाएंगे एनवायरमेंटल इंडिकेटर्स। ठीक है, तो ये आप वैसे अदर्स में डाल सकते हैं ना, कि इनको बस नाम लिख के छोड़ दिए कि मेन जैसे वो हो गए, और ये वाले भी हैं अगर याद आ जाए तो। ठीक है, एग्जाम में थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। इसी प्रकार कुछ सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी होते हैं। ठीक है ना, तो ये भी हमारे वैसे हेल्थ में हम इनको नहीं लेते हैं, बट जो रिसर्चर्स हैं वो तो सब चीज़ों को काउंट करते हैं। इकोनॉमिक कंडीशन कंट्री की कैसी है, जिसमें पर कैपिटा GNP, रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज, की जो पॉपुलेशन है वो किस रेट से इंक्रीज हो रही है, प्रति व्यक्ति आय, ठीक है ना, कितना इनकम हो रहा है, लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कितना है सोसाइटी में, डिपेंडेंसी रेशियो कितना है, कि एक जो कमाने वाले व्यक्ति है उस पर कितने लोग डिपेंडेंट हैं, वो भी अल्टीमेटली हेल्थ को प्रभावित करेगा। और इन सब को हम कहेंगे क्या? सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। इसमें और भी हैं, जैसे लिटरेसी रेट है, फीमेल लिटरेसी रेट है, फैमिली का साइज़ है, हाउसिंग है, ठीक है ना, पर कैपिटा कैलोरी अवेलेबिलिटी है, मतलब एक व्यक्ति के लिए हमारे जो खाद्यान्न है उसमें कितनी कैलोरी उसको अवेलेबल हो रही है। तो ये सारे आपके इंडिकेटर्स होंगे इस टाइप के सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है हेल्थ पॉलिसी इंडिकेटर्स। हेल्थ पॉलिसी मतलब जो सरकार हेल्थ से संबंधित जो प्लानिंग बनाती है उसका सोसाइटी के हिसाब से वो कितनी सफिशिएंट है वो डिपेंड करता है। तो इसके अंदर एग्जांपल आते हैं, प्रोपोर्शन ऑफ GNP स्पेंट ऑन द हेल्थ सर्विसेज, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, जो हमारी टोटल इनकम प्रोडक्शन हो रहा है उसका कितना % हेल्थ के ऊपर जा रहा है। जैसे अभी बजट आने वाला है, ठीक है ना, तो बजट में ये चीज़ें क्लियर होंगी कि सरकार हेल्थ पे कितना % दे रही है, एजुकेशन पे कितना दे रही है ना। तो जितना इस प्लानिंग में हेल्थ पे ज़्यादा जाएगा उतना ही उस
कंट्री की, उस सोसाइटी की हेल्थ अच्छी होगी। जितना कम जाएगा उतना कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो जो सोसाइटी या जो स्टेट आप लोगों ने देखा होगा कि जितना ज़्यादा हेल्थ पे खर्च करते हैं, वो बाद में चुनाव में बताते भी हैं प्रचार में कि हमने देखो इतना % किया था, पिछली सरकार ने इतना कम किया था ना। तो ये भी एक प्रकार का हेल्थ पॉलिसी इंडिकेटर है जो उसको दिखाएगा, है ना। GNP मतलब जनरल नेशनल प्रोडक्शन, ठीक है ना। जो प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन में सब चीज़ें काउंट होती है, फसल, एग्रीकल्चर वाला प्रोडक्शन और फैक्ट्रियों में जो प्रोडक्शन हो रहा है ना, तो वो सारा काउंट करके देखते हैं, उसको हम कहते हैं जनरल नेशनल प्रोडक्शन, ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार प्रोपोर्शन ऑफ GNP स्पेंड ऑन हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटीज़, या तो डायरेक्ट हेल्थ पे या हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटी पे, जिसमें वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, हाउसिंग, न्यूट्रिशन एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, इन पे भी अगर ज़्यादा पैसा जा रहा है तो अल्टीमेटली हेल्थ को वो पॉजिटिवली प्रभावित करेगा। इसके अलावा